करना डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी अभी कर रहे हैं, ठीक है। अभी ज्योमेट्री वाला सेक्शन चल रहा है, उसमें भी क्या चल रहा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये आज त्रिभुजों की सर्वांग समता वाला जो टॉपिक है ये दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हम लोग सर्वांग सम का परिभाषा मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, इसको पढ़े थे। सर्वांग समता को पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस को पढ़े थे। सर्वांग समता को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है। उसके बाद हम लोग दैनिक जीवन में सर्वांग सम के उदाहरण देखे थे। जो दैनिक जीवन में डेली लाइफ में सर्वांग सम वस्तु के सर्वांग सम आकृति के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसको पढ़े हम। उसके बाद गणित में सर्वांग सम के उदाहरण पढ़ते, क्योंकि ये जो त्रिभुजों में सर्वांग समता है गणित मैथ बुक में ही हमको पढ़ना है, इसीलिए हम लोग दैनिक जीवन के बाद गणित में सर्वांग सम वस्तुओं के उदाहरण देखे। उसमें हम क्या देखे, रेखाखंडों में सर्वांग सम, मतलब ये दो रेखाखंड है तो इसमें सर्वांग सम, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो दोनों का माप समान है, दोनों देखने में एक जैसा है, तब ये दोनों रेखाखंड ए बी और सी डी को बोलेंगे ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम है, और इस गुण को सर्वांग समता बोला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कोणों की सर्वांग समता, मतलब पहले पढ़े रेखाखंड में सर्वांग समता, उसके बाद पढ़े कोणों में सर्वांग समता। कोणों में सर्वांग समता को 3 तरीके से पढ़े। पहला तरीका क्या था, अगर 2 कोण बराबर है तो वो दोनों कोण क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ये पहला पढ़े। दूसरा क्या पढ़े, अगर दोनों कोण सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीसरा में हम पढ़े अगर 2 त्रिभुज में कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समान होगा, मतलब सर्वांग सम होने के लिए त्रिभुज की जो माप है, कोण की जो माप है वो समान होना चाहिए। अगर यहीं पर एक 40 डिग्री या यहाँ पर 30 डिग्री होता तो ये दोनों एंगल को हम सर्वांग सम नहीं कहते, लेकिन यहाँ इस एंगल त्रिभुज ए बी सी का मान भी 40 डिग्री है और त्रिभुज पी क्यू आर का भी मान 40 डिग्री है, तो दोनों एंगल को हम सर्वांग सम बोलेंगे। इतना हम पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता, मतलब त्रिभुज में सर्वांग समता या 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। इस चीज़ को पहले आप लोग देखिए। देखिए, हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने के लिए हम पहले रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं, कोण कब सर्वांग सम होता है, कुछ हम चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम 2 त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होता है उस पर हम लोग आएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं, पिछला क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किए थे। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 रेखाखंड सर्वांग सम तभी होते हैं जब उन दोनों रेखाखंडों में से एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड की बिल्कुल हूबहू कॉपी हो, मतलब बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक रेखाखंड है ए बी, ये दूसरा रेखाखंड है सी डी, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 2 रेखाखंड सर्वांग सम होगा। ये ए बी और सी डी 2 रेखाखंड, ये सर्वांग सम तभी होते हैं जब इन दोनों रेखाखंडों में से कोई एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड की प्रतिलिपि होती है, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, देखने में एक जैसा है तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होगा। जिस तरह से ये दोनों पेन, इसका आकार है एक जैसा, इसका माप एक जैसा, तो ये दोनों पेन ही क्या है, मार्कर, दोनों मार्कर सर्वांग सम है। उसी तरह से ये समझ गए। उसी तरह से 2 कोण कब सर्वांग सम होते हैं, 2 रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं, समझ गए। 2 रेखाखंड तभी सर्वांग सम होगा जब उसका माप समान हो, देखने में एक जैसा हो। 2 कोण कब सर्वांग सम होते हैं, तो 2 कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उन दोनों कोणों में से एक कोण दूसरे कोण की प्रतिलिपि हो, मतलब हूबहू वैसे ही हो। जैसे ये वाला कोई कोण है, मान लिया 30 डिग्री है, ये दूसरा कोण है, ये भी 30 डिग्री है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है, आर है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों में इसका भी माप 30 डिग्री है, इसका भी माप 30 डिग्री है। मतलब कोण की माप अगर
दोनों का माप समान है, 30 डिग्री यहाँ पर भी है, 30 डिग्री यहाँ पर भी है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों कोण ही क्या है, सर्वांगसम है। तो दो कोण सर्वांगसम होते हैं तभी होते हैं यदि उनमें से एक कोण, मतलब एक कोण दूसरे कोण की प्रतिलिपि है, मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों कोण क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता। ठीक है, हम लोग त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या देखें, दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होता है, दो कोण कब सर्वांगसम होता है। अब तीसरा क्वेश्चन हम कर दिए, दो वृत्त, मतलब दो वृत्त कब सर्वांगसम होता है। ये 3-4 चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में। अगर डायरेक्ट यहाँ पर आ गए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उसके बाद उदाहरण को समझ लेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा दो त्रिभुज को सर्वांगसम कब बोलेंगे। तो दो वृत्त कब सर्वांगसम होते हैं, अगर कहा जाए दो वृत्त को, तो देखिए इसके लिए कुछ स्टेप है। एक ही त्रिज्या के दो वृत्त खींचकर एक दूसरे पर रख देते हैं। एक ही त्रिज्या के दो वृत्त खींच लिए, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। अगर ये वृत्त का आकार समान है, क्यों, क्योंकि इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब इस दोनों वृत्त का आकार और माप क्या है, एक समान है। तो अगर इस वृत्त पर ये वाला वृत्त ऐसे रख देंगे तो इस वृत्त को ये वाला वृत्त पूरा ढक लेगा, ऐसे ढक लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, पूर्णतया ढक लेते हैं। पूर्णतया ढक लेते हैं मतलब दोनों वृत्त का आकार और माप समान है। तो ऐसे वृत्तों को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम वृत्त, मतलब एक जैसा वृत्त कहते हैं। तो दो वृत्त सर्वांगसम कब होता है, जब उस दोनों वृत्त का आकार और माप क्या है, समान है तब, और जब दोनों वृत्त एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे तो दोनों वृत्तों को बोलेंगे ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है, और इसके बाद अब देखेंगे हम दो वर्ग कब सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए हम लोग अब देखेंगे दो वर्ग कब सर्वांगसम होते हैं। इसके पहले दो वृत्त देखें, अब देखेंगे दो वर्ग कब सर्वांगसम होते हैं। तो एक ही माप की दो भुजाओं वाले दो वर्गों को खींचकर एक दूसरे पर रख लेते हैं। ये एक वर्ग है 2 सेंटीमीटर वाला, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ये भी दूसरा वर्ग है, ये भी 2 सेंटीमीटर 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 है। मतलब एक ही माप की भुजाओं वाले दो वर्गों को खींचे और ये वाला वर्ग जो है इस पर रख दिए। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। जैसे ही इस वर्ग पर ये वाला वर्ग रख देते हैं तो दोनों वर्ग एक दूसरे को ढक लेगा। क्यों ढक लेगा, क्योंकि इन दोनों वर्गों का माप क्या है, समान है, देखने में भी एक जैसा है। अगर इस तरह होता है तो ऐसे वर्गों को हम सर्वांगसम, मतलब एक जैसा वर्ग कहते हैं। जब इस वर्ग का माप समान है 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर माप है, तो इस वर्ग में ये वाला वर्ग जैसे रख देंगे तो ये वाला वर्ग को ये वाला वर्ग ढक लेगा। मतलब दोनों वर्ग एक दूसरे को आपस में से ढक लेगा। क्यों ढकेगा, क्योंकि इसका भी 2 सेंटीमीटर माप है, इसका भी 2 सेंटीमीटर माप है। तो जब मतलब आकार समान है, माप समान है, तो ऐसे वर्गों को हम सर्वांगसम वर्ग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं। अब से आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता, मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या जाने, दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होता है, दो कोण कब सर्वांगसम होता है, दो वर्ग कब सर्वांगसम होता है, दो वृत्त कब सर्वांगसम होता है। अब हम जानेंगे दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 3 रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति, मतलब क्लोज फिगर को त्रिभुज कहते हैं।
तीन तीन रेखा, ये क्या है, रेखा है। तीन रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद, ये बंद हो गया पूरा, कहीं से तो खुला नहीं है। इसको नाम दे दिए ए, इसको बी, इसको सी। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रि का अर्थ क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या है कि यहाँ पर एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। कोई भी एक त्रिभुज की क्या क्या होता है? तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, और तीन शीर्ष, ये शीर्ष है, एक शीर्ष, दो शीर्ष, ये तीन शीर्ष। ये त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है। ये था त्रिभुज के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा, मतलब एक जैसा होगा। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं इसके बारे में हम लोग अब जान लेते हैं। हम लोग जानें कि दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होता है? जब उन दोनों का माप एक जैसा हो। दो कोण एक सर्वांगसम कब होता है? जब उन दो कोणों का माप समान हो। दो वर्ग कब सर्वांगसम होता है? जब उन दोनों वर्गों का माप समान हो, भुजाओं का माप समान हो। दो वृत्त सर्वांगसम कब होता है? जब उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो। मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी चीज़ सर्वांगसम होगा मतलब उसका माप समान होना चाहिए और वो देखने में एक जैसा होना चाहिए, तभी उन दोनों वस्तुओं को हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। उसी तरह से जब बोला जाए कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम हो, तो इसके लिए दो त्रिभुजों की आवश्यकता है। एक त्रिभुज यहाँ पर है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है, दो त्रिभुज। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कब होते हैं? यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपि कॉपीज हो। मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की सर्वांगसम है, कब है? जब ये वाला त्रिभुज इसका हूबहू कॉपी हो। वो कैसे होता है? AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, QR की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, PR की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज का माप एक समान है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है। अर्थात इस त्रिभुज को अगर इसके ऊपर रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगी, ताकि दोनों का आकार समान है। ताकि वर्ग में देखे थे, वर्ग एक जैसा था तो एक के ऊपर एक रख दिए तो दोनों एक दूसरे को ढक लिया। उसी तरह ये दोनों त्रिभुज भी एक जैसा है, इनका माप आकार एक जैसा है। तो ये वाला त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज अगर ढक देंगे, ऊपर में रख देंगे, तो एक दूसरे को पूर्णतः ये लोग ढक लेगी, ऐसे ढक लेगा, ऐसे रह जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है? समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये सर्वांगसम है, क्योंकि इनका आकार समान है और माप समान है। तो यहाँ पर वही चीज़ को लिखे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगी, कवर कर लेंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुजों का आकार और माप समान है, तो एक दूसरे को ढक लेगी। तो इसीलिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बोलेंगे। और इसीलिए सर्वांगसम जब बोलेंगे तो इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC और इस तरह कर लेंगे, और इस तरह उल्टा S जो होता है ना, S इसको ऐसे लिटा के लिख देते हैं। तो त्रिभुज दो बराबर लिख देते हैं, उसके ऊपर एक लेटा के S लिख देते हैं, त्रिभुज PQR। तो ये है सांकेतिक रूप में लिखना। हम ऐसे भाषा के रूप में बोलते हैं त्रिभुज ABC और PQR सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि ये भुजा इनका क्या है? समान है। इन तीनों का भुजा क्या है? समान है, देखने में एक जैसा है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये तो बोल दिए, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे सांकेतिक भाषा में, गणित में? तो लिखते हैं त्रिभुज ABC और दो को बराबर देते हैं, ऊपर में एगो उल्टा S लिख देते हैं, लेटा के S लिख देते हैं। तो बराबर का चिन्ह दे दिए दो को और ऊपर में इस तरह लेटा दिए। इसको बोलते हैं सर्वांगसम, इस चिन्ह को बोलते हैं सर्वांगसम। तो ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। इस चीज़ का नाम क्या है? सर्वांगसम। ये जो चीज़ है इसको सर्वांगसम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। तब इसीलिए जब कहा जाए दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, तो दोनों त्रिभुज का जब माप एक समान होगा तो उन दोनों त्रिभुजों को हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है।
तो ये रहा त्रिभुजों की सर्वांग से संबंधित ये कॉन्सेप्ट, और ये गुण को, इस गुण को क्या बोलेंगे, सर्वांग समता। ठीक है, इसके आगे जितना चीज़ है उसको भी बताने वाले हैं, आप लोग चैनल में बने रहिए। हम लोग देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं वो देख लिए, जब दोनों त्रिभुजों का माप एक जैसा हो और वे एक दूसरे को ढक लेगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, अब हम उसी से एक नियम यहाँ पर आता है, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुजों के कुल कितने हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के कुल 6 सुमेलन को क्या कहते हैं, सुमेलन को बोलते हैं कॉरस्पॉन्ड्स। ठीक है, इंग्लिश में मतलब बराबर एक तरीके से। तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो उससे हम क्या क्या प्राप्त होता है यहाँ पर बताने वाले हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के कुल कितने हैं, 6 सुमेलन, मतलब 6 भाग मिलता है, 6 चीज़ मिलता है। क्या क्या चीज़ मिलता है देख लेते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब इन दोनों त्रिभुजों के संगत, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, इंग्लिश में संगत को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, संगत भाग। मतलब संगत भाग मतलब क्या है, संगत भाग क्या होता है, तो इस त्रिभुज का संगत भाग भुजा होता है, कोण होता है। तो वही लिखें, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग, मतलब कोण और भुजाएं, तो ये कोण है, ये कोण है और ये सब भुजा है, ये सब क्या है, भुजा। तो संगत भाग मतलब कोण और भुजा होता है त्रिभुज का, समान होते हैं। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों हमें निम्न प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है जब दो सर्वांगसम त्रिभुज होता है, ये एक है, ये दो है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्यों, क्योंकि दोनों का आकार समान है, ये भी 2 है, वो भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो जब सर्वांगसम होगा तो इनके जो संगत भाग है, संगत भाग मतलब क्या होता है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये वाला भुजा, 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 इसको बोलते हैं संगत भाग। तो कोण और भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। उसको हम कैसे लिखते हैं नीचे बताएंगे। अतः दो सर्वांगसम त्रिभुजों में हमें निम्नलिखित चीज़ प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, पहला क्या बोले, संगत कोण प्राप्त होता है, और दूसरा क्या प्राप्त होता है, संगत भुजाएं प्राप्त होता है। तो देखिए संगत कोण, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, और इनका संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का संगत कोण, इस त्रिभुज का संगत कोण ये हो गया। तो एंगल ए और एंगल पी। अब संगत को ऐसे लिखते हैं, संगत या सुमेलन को ऐसे दिखाते हैं, ये दोनों रेखाखंड में तीर, दो तरफ से तीर दिखा देते हैं। ठीक है, ये सुमेलन का साइन है, सुमेलन, यहाँ जो लिखे हैं सुमेलन, ये सुमेलन का साइन है, इस तरह इसको सुमेलन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुमेलन बोला जाता है। तो एंगल ए और एंगल पी सुमेलन है, इस तरह दिखा दिए। एंगल बी और एंगल क्यू ये भी सुमेलन है, इसको भी इस तरह दिखा दिए। एंगल सी और एंगल आर ये भी सुमेलन है, तो इस तरह दिखा दिए। उसी तरह से संगत भुजाएं भी सुमेलन होगा। कैसे, तो संगत भुजाएं, इसका ए बी और पी क्यू को संगत भुजा कहते हैं। तो ए बी आर, इसको भुजा का साइन है, ये ए बी के ऊपर जो माथा में इस तरह देते हैं साइन, इसको भुजा का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी के ऊपर भुजा का साइन है, सुमेलन पी क्यू, ए बी सुमेलन पी क्यू। बी सी सुमेलन क्यू आर, तो बी सी सुमेलन क्यू आर लिखे हैं। ए सी सुमेलन पी आर लिखे हैं। मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो उन दोनों त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं, मतलब संगत कोण और भुजाएं, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे, एंगल ए सुमेलन एंगल पी, एंगल बी सुमेलन एंगल क्यू, एंगल सी सुमेलन एंगल आर, ए बी सुमेलन पी क्यू, बी सी सुमेलन क्यू आर और ए सी सुमेलन पी आर। इसको हम कैसे यहाँ पर समझेंगे देख लेते हैं। ये जो ए है ना, ये ऐसे यहाँ पर पीक दिखा दिए, मतलब ए सुमेलन पी। यहाँ जो बी है इसको ऐसे दिखाएंगे, बी को ऐसे क्यू में दिखा दिए।
तो बी सुमेलन क्यू, और जो सी है इसको ऐसे दिखा दिए आर में, तो सी सुमेलन आर। भुजा को कैसे लेंगे देखिए, अगर ए बी लेंगे तो ए को किससे जोड़े, पी से, तो पी होगा, और बी को किससे जोड़े, क्यू से, तो क्यू होगा। मतलब ए बी का सुमेलन पी क्यू से होगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। फिर बी सी को अगर लेंगे तो बी का सुमेलन कहाँ हुआ, क्यू से, तो यहाँ क्यू लिख दिए, और सी का सुमेलन कहाँ हुआ, आर से, तो आर लिख दिए। मतलब बी सी का सुमेलन क्यू आर हो जाएगा। ए सी अगर देखेंगे तो ए का सुमेलन किससे, पी से, तो ए के इधर क्या लिखे, पी, और सी का सुमेलन किससे, आर से, तो सी के इधर आर लिखे। मतलब ए सी का सुमेलन पी आर से होगा। तो ये रहा दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो उसके टोटल 6 सुमेलन होते हैं। 6 सुमेलन कैसे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सुमेलन, इसीलिए वहाँ लिखे हैं कुल 6 सुमेलन। ये हो गया। अब त्रिभुज के शीर्ष से संबंधित कुछ चीज़ जानेंगे, उसके बाद 2 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त। देखिए, हम लोग दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता को पढ़े। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उसका टोटल 6 सुमेलन प्राप्त होता है। मतलब 3 कोण और 3 भुजा, इतना जान लिए। अब क्या जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। VVI, यही पूरा जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी का उपयोग होगा, ये जो अभी बता रहे हैं। तो दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता में शीर्षों मतलब वर्टेक्स के सुमेलन का महत्व। शीर्ष मतलब क्या हो गया, शीर्ष का मतलब ये हो गया, 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 ये सब क्या है, शीर्ष है। ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम है तो इस तरह साइन से इसको दिखा दिए, दोनों सर्वांगसम है। एक चीज़ देखिए, कह रहा है दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता में शीर्षों के सुमेलन का महत्व। अगर हम ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब ये दोनों का आकार और आकृति एक जैसा है, आकार और माप। मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। इतना चीज़ समझ रहे हैं, इसीलिए तो ये सर्वांगसम है। लेकिन जब सर्वांगसम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज को अगर इसके ऊपर रख देंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आकार और माप क्या है, समान है। तो इसलिए तो सर्वांगसम होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े, जब दो चीज़ का आकार और माप समान है तो उसको एक दूसरे के ऊपर रखने पर पूर्णतया ढक लेते हैं, आपस में ढक जाते हैं। तो ये आकार में और माप में समान है, तो अगर इस त्रिभुज को इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे करके कागज़ में बना के अगर रख देंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, तो ये त्रिभुज आपस में ऐसे ढक जाएगा, ढका जाएगा, पूर्णतया कवर हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो ये तो सही है, इतना जानते हैं। लेकिन तो जब वो ढक जाएगा दो त्रिभुज आपस में, इसमें जब इसको रख देंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में ढक जाएगा। तब क्या होगा, ये जो आपका ए है, ए के ऊपर पी आ जाएगा। मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ए के ऊपर पी आ जाएगा, बी के ऊपर क्यू आ जाएगा, और सी के ऊपर आर आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर बैठ जाएगा। ये सुमेलन का चिन्ह है, ये सुमेलन का चिन्ह है, दिखाते हैं। मतलब जब इस पर इसको रख देंगे तो ए के जगह पी हो जाएगा, ए पर पी बैठ जाएगा, ए पर पी बैठ जाएगा। मतलब क्या है, ये है ये ठीक। बी पर क्यू आ जाएगा, बी पर क्यू आ जाएगा, मतलब क्या है ये। और सी पर आर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है ये। इतना चीज़ समझ गए। लेकिन अगर हम कहें ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, लेकिन अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु P को हम त्रिभुज ABC का बिंदु B में अगर रख देंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाला त्रिभुज को इस पर रख देंगे, मतलब डायरेक्ट ऐसे सीधा रख देंगे। मतलब A के ऊपर P रख देंगे, B के ऊपर Q रख देंगे, C के ऊपर R रख देंगे, तब इस तरह हो जाएगा। ये तो सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये और अगर इस त्रिभुज के बिंदु B में अगर त्रिभुज ABC के बिंदु B में त्रिभुज PQR का बिंदु P रख देंगे,
तो क्या ये ज़रूरी है कि इस त्रिभुज का जो Q है वो जहाँ पर भी रखेंगे वो समान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही P को यहाँ पर रख देंगे पूरा त्रिभुज का जो माप है वो बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये भुजा का माप 3 है, ये भुजा का माप 3 है, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो इस तरह हो जाएगा, मतलब ढका जाएगा, एक दूसरे पर रखा जाएगा। लेकिन अगर P को यहाँ पर रख देंगे तो R इधर हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तब क्या होगा? एक त्रिभुज दूसरे को ढकेगा नहीं। तब उस स्थिति में क्या होगा? ए बी के ऊपर P नहीं आएगा, ठीक है। B के ऊपर P तो आ जाएगा, लेकिन बाद बाकी जो दो बिंदु है, दो शीर्ष है, इस पर बाद बाकी उस त्रिभुज का दो शीर्ष एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए जब भी सर्वांग समता में पढ़ेंगे तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में शीर्ष, इसका जो वर्टेक्स होता है, ये जो होता है, इसका विशेष महत्व रखेंगे। कैसे? अगर ये दो रेखा, इस रेखाखंड का 3 सेंटीमीटर मान है और इस रेखाखंड का 3 सेंटीमीटर मान है, तो ये वाला बिंदु ही यहाँ रखाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दिखा दिए। फिर उसी तरह इस भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये बिंदु यहाँ रखाएगा। उसी तरह यहाँ पर दिखाए हैं। उसी तरह से अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो R, ये जो R शीर्ष है यहाँ पर रखाएगा। ये सही स्थिति है जो कि यहाँ पर लिखे हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो होगा आपका ABC सुमेलन PQR। इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे, शीर्ष का विशेष ध्यान देंगे। लेकिन अगर P को B में रख देंगे तो P तो B में रखा जाएगा, लेकिन बाद बाकी A और C में Q और R नहीं रखाएगा, ताकि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़, जो दो त्रिभुज जब भी सर्वांगसम होगा तो शीर्ष का सुमेलन का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के सर्वांगसम के बारे में जान लिए, ठीक है। अब त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो उस त्रिभुज के शीर्ष का कितना महत्व होगा उसके बारे में जान लिए। अब हम लोग क्या जानेंगे? त्रिभुजों की सर्वांगसमता से संबंधित 2 यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सुमेलन, ये सुमेलन का मतलब ये ABC सुमेलन क्या है? RQP के अंतर्गत सर्वांगसम हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों सर्वांगसम है, तो दिया क्या गया है? ABC सुमेलन RQP, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एंगल P का मान ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है और भुजा RP निकालना है, ये वाला निकालना है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ सुमेलन का मतलब ये वाला ABC सुमेलन RQP दिया है। RQP इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग लिख सकते हैं, सुमेलन का मतलब, इसका सुमेलन में क्या बताए थे? ये इस त्रिभुज पूरा ढक लेगा, मतलब A के जगह P हो जाएगा, B के जगह R हो जाएगा, C के जगह Q, इसके पीछे बताए। तो ABC सुमेलन RQP है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये A है तो A के सामने एक, यहाँ देखिए A है तो A सुमेलन हम लोग क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। B सुमेलन हम लोग Q लिख सकते हैं और C सुमेलन हम लोग P लिख सकते हैं। यही चीज़ को हम वहाँ पर दिखाएंगे। कैसे? A का सुमेलन R से है तो A का सुमेलन ऐसे R दिखा दिए, B का सुमेलन Q से है तो B का सुमेलन किससे है? Q से दिखा दिए। C का सुमेलन P से है तो C का सुमेलन P से दिखा दिए, ये दिखा दिए। इसी तरह आप लोग को भी दिखाना है। तो पूछ रहा है एंगल P, एंगल Q, RP निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो ये दोनों त्रिभुज इस सुमेलन के आधार पर सर्वांगसम है, जहाँ A का सुमेलन R से है, B का सुमेलन Q से है, C का सुमेलन P से है। यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। तो जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो 6 सुमेलन प्राप्त होता है, संभव 6 सुमेलन प्राप्त होता है। इसके पहले हम लोग बताएं, मतलब 3 भुजा का सुमेलन होता है, 3 कोण का सुमेलन होता है। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
तो संगत कोण मतलब एंगल ए का सुमेलन किससे हो रहा है? आर से। तो एंगल ए का सुमेलन एंगल कोण क्या होगा? सुमेलन कोण एंगल आर हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से सी का, यहाँ पर सी का सुमेलन पी से हो रहा है, मतलब एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल पी हो जाएगा। और एंगल बी का सुमेलन यहाँ पर एंगल क्यू से हो रहा है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया। ठीक है, ये तो संगत कोण में हो गया सुमेलन। अब संगत भुजा में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए बी ले लेते हैं भुजा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये किसके सुमेलन में आया? आर, तो आर लिख देंगे। और बी का सुमेलन कौन है? क्यू, तो यहाँ क्यू लिख देंगे। ये हो गया। इसी तरह फिर अगर बी सी का हम लिखना चाहते हैं तो बी का सुमेलन किससे हुआ? क्यू, तो यहाँ क्यू लिख देंगे। सी का सुमेलन किससे हुआ? पी, तो यहाँ पी लिख देंगे। हो गया। अब हम लिखना चाहते हैं एक ठो और ए सी का सुमेलन। तो ए का सुमेलन आर से है तो यहाँ आर हो जाएगा, और सी का सुमेलन पी से तो यहाँ पी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सुमेलन के लिए संबंध निकालते हैं। तो हमको तो देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी सी सुमेलन आर क्यू पी। तो ये संगत कोण और संगत भुजाएं लिख दिए, जो कि पहले इसके कैसे निकालते हैं बताए। तो हमको निकालना है एंगल पी, तो हम 6 सुमेलन निकालिए, 3 कोण का सुमेलन निकालिए और 3 भुजा का सुमेलन निकालिए। तो एंगल पी देखिए किसके बराबर में है? एंगल पी। तो एंगल पी के बराबर में कौन है? सी। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी, मतलब एंगल पी क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। फिर एंगल क्यू किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू एंगल बी के बराबर है। हो गया। अब आर पी दिया है, आर पी मतलब ये वाला आर पी किसके सुमेलन में है? ए सी के सुमेलन में है, मतलब आर पी ए सी हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल आपको हम अभी बताएंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज के। यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। एंगल ई क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? ई एफ क्या होगा? ये वाला भुजा क्या होगा? एंगल एफ क्या होगा? ये वाला कोण क्या होगा? डी एफ क्या होगा? ये वाला भुजा क्या होगा? ये चीज़ निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमको क्या दिया है? त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए यहाँ पर दिया है। त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज आपस में सुमेलित होता है। सुमेलित मतलब क्या? डी ई एफ सुमेलित बी सी ए, इस तरह डी ई एफ इस तरह लिख सकते हैं। सुमेलन होता है ताकि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो उसका 6 सुमेलन होता है। 3 सुमेलन भुजा के रूप में होता है, 3 सुमेलन कोण के रूप में होता है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज बी सी ए। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो क्या होगा? ये जो डी है, डी का सुमेलन किससे होगा? बी से होगा। ई का सुमेलन किससे होगा? सी से होगा। एफ का सुमेलन किससे होगा? ए से होगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो दोनों त्रिभुज का संगत 6 सुमेलन होता है। 6 3 संगत कोण का होता है, 3 संगत भुजा का होता है। तो 3 संगत कोण का देख लेते हैं। तो देखिए 3 संगत कोण का कैसे होगा? पहले 3 संगत भुजा का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी का सुमेलन बी से है, तो डी का सुमेलन बी से दिखा दिए। ई का सुमेलन सी से है, तो ई का सुमेलन सी से दिखा दिए। एफ का सुमेलन ए से है, तो एफ का सुमेलन ए से दिखा दिए। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए संगत कोण, तो डी का सुमेलन बी से है तो इसका संगत कोण डी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब एंगल डी बराबर एंगल बी हो गया। ई का सुमेलन सी से है तो एंगल सी का कोण बराबर किसके होगा? एंगल सी का बराबर हो जाएगा। एंगल ई का जो कोण है वो सी के बराबर हो जाएगा, वही चीज़ लिखें। एफ का सुमेलन ए के साथ है, मतलब एफ कोण ए के बराबर हो जाएगा।
तो एंगल एफ बराबर एंगल ए लिखे हैं। ये तो कोण वाला सुमेलन है, ठीक है। अब भुजा वाला सुमेलन देख लेते हैं। मान लीजिए डी ई भुजा निकालना है, डी ई भुजा निकालना है, तो डी का सुमेलन बी से है, तो यहाँ पर पहले बी लिखेंगे, और फिर डी ई में लास्ट पॉइंट क्या है, ई है, तो ई का सुमेलन सी है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे। उसी तरह ई एफ का सुमेलन निकालना है, तो ई का सुमेलन सी से है, तो यहाँ सी लिखेंगे पहले, फिर एफ का सुमेलन ए से है, तो एफ ए लिखेंगे, तो ई एफ का सुमेलन सी ए हो गया। उसी तरह डी एफ का सुमेलन निकालना है, तो डी का सुमेलन बी से, तो यहाँ बी लिखेंगे, एफ का सुमेलन ए से, तो यहाँ ए लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये भुजा का सुमेलन हो गया, ये कोण का सुमेलन हो गया। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, मतलब 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है, 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है, तो उसका टोटल 6 भाग सुमेलन में होता है। यहाँ 3 गो है, यहाँ 3 गो है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल ई पूछा है, एंगल ई, तो एंगल ई किसके बराबर है, एंगल सी, तो यहाँ एंगल सी लिख दिए, ठीक है। ई एफ पूछा है, एंगल ई पूछा था, तो एंगल ई हो गया। ई एफ पूछा है, तो ई एफ किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, तो यहाँ सी ए लिख दिए, ठीक है। एंगल एफ पूछा है, एंगल ये सी ए हो गया। एंगल एफ पूछा है, तो एंगल एफ कहाँ है, यहाँ है ए के बराबर में, तो एंगल एफ एंगल ए के बराबर में हो गया। डी एफ पूछा है, डी एफ यहाँ है, तो क्या है, बी ए के बराबर में है, तो लिख देंगे बी ए के बराबर हो गया। तो ये सब चीज़ इसका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वे में इसको हम बताएं, पूरा डिटेल से बताएं, ठीक है। इस तरह आपको पूरा यूट्यूब में ढूंढ के मर जाइएगा, फिर भी इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर और एक एक चीज़ टॉपिक वाइज आपको नहीं मिलेगा। सी टेट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, पहले हम उसका थ्योरी बता रहे हैं, उसके बाद उसका जो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग बताएंगे। 21 जनवरी 2024 में रविवार को सी टेट का ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 28 तारीख तक, 28 नवंबर तक फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था, जिसको 1 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। अब बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हुआ है। अभी ज्योमेट्री वाला सेशन चल रहा है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता का दूसरा ये वीडियो क्लास है, ठीक है। और सभी वीडियो को एकदम तैयार बढ़िया से पढ़िए और सी टेट पेपर 2 मैथ्स का 30 नंबर का तैयारी कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों को अपने शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और भविष्य में इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए सी टेट से रिलेटेड, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।